ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे समाज ने कभी बुनियादी अधिकार तक नहीं दिए। मतलब एक इंसान होने का हक भी नहीं। लेकिन उसी इंसान ने उसी समाज को जड़ से बदल दिया और एक नए आजाद भारत की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? एक इंसान जिसे समाज अछूत मानता हो, वो उसी समाज के सबसे बड़े कानून, उसके संविधान का निर्माता कैसे बन गया? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की दास्तान है जिसमें हर कदम पर नामुमकिन सी लगने वाली बाधाएं थीं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उन्होंने अपनी आंखें खोली। एक ऐसी दुनिया जो जातियों की मजबूत दीवारों में पूरी तरह से कैद थी। तो देखिए, उस समय का हिंदू समाज एक सिस्टम पर चलता था जिसे कहते थे वर्ण व्यवस्था। मतलब समाज का 4 हिस्सों में बंटवारा। एक ऐसी सोशल लैडर, एक ऐसी सीढ़ी जिसे कोई बदल नहीं सकता था। पर इस 4 मंजिला इमारत के नीचे भी कुछ लोग थे। एक ऐसा समूह जो इस व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं था, जिन्हें अछूत कहा जाता था। मतलब समाज से बिल्कुल बाहर। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें देखना या सुनना भी पाप समझा जाता था। सोचिए, ये सोशल बॉयकॉट का सबसे भयानक रूप था। और डॉक्टर अंबेडकर का जन्म इसी महार समुदाय में हुआ था। इस समुदाय के लोगों को गांव के बाहर बसने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें छोटे मोटे ऐसे काम दिए जाते थे जिनके बदले में जमीन जैसा कुछ नहीं मिलता था। ये असल में एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही तो थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे गहरा जख्म ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। भीमराव के बचपन में मिला अपमान उनके लिए जहर नहीं, बल्कि एक चिंगारी बना। एक ऐसी चिंगारी जिसने उनके अंदर संकल्प की आग जला दी। और इस आग को हवा दी उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने। वो सेना में सूबेदार थे और बहुत ही सख्त अनुशासन वाले इंसान। उन्होंने ही भीमराव के मन में ये बात बिठा दी कि अगर इस अंधेरे से निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है शिक्षा। उनके बचपन की एक घटना है जो उनके जहन पर हमेशा के लिए छप गई। चिलचिलाती गर्मी का दिन था। वो अपने भाई के साथ एक बैलगाड़ी में सफर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलाने वाले को पता चला कि ये लड़के अछूत हैं, उसने उन्हें फौरन गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उन दोनों बच्चों को शाम से लेकर रात तक पैदल चलना पड़ा और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। पर रास्ते में किसी ने भी उन्हें एक घूंट पानी तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया था कि वो अछूत हैं। जरा सोच कर देखिए, 2 छोटे बच्चे, प्यासे, और समाज की ये क्रूरता। इस एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये भेदभाव सिर्फ सड़कों पर ही नहीं था, स्कूल में भी था। भीमराव को संस्कृत पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। वजह वही, उनकी जाति। पर उनकी जिद देखिए, उनकी इच्छा शक्ति देखिए। उन्होंने कहा, ठीक है, संस्कृत नहीं तो फारसी सही। और उन्होंने फारसी भाषा में महारत हासिल कर ली। और ये तो बस एक शुरुआत थी। उनकी ज्ञान की प्यास बुझने वाली नहीं थी। 1907 में मैट्रिक पास की, 1913 में बड़ौदा के महाराजा की मदद से बीए किया, फिर 1915 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली, और 1916 तक तो अपनी पीएचडी थीसिस भी जमा कर दी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंच गए। उन्होंने ज्ञान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। विदेश में पढ़ाई के दौरान उन्होंने पहली बार आज़ादी का स्वाद चखा, लेकिन जब वो एक विद्वान बनकर भारत लौटे तो यहाँ की हकीकत पहले से भी ज्यादा कड़वी और दर्दनाक थी। सोचिए, अमेरिका में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि बिना जाति के कलंक के जीना कैसा होता है। वहाँ कोई उनकी जाति नहीं पूछता था, वो बस एक इंसान थे। वो आज़ादी से कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी सोच सकते थे। लेकिन भारत लौटते ही मानो हकीकत ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा हो। जरा ये देखिए, एक तरफ उन्हें बड़ौदा के महाराजा का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि बहुत बड़ा पद था, और दूसरी तरफ उनके ही दफ्तर के चपरासी उन्हें ग्लास में पानी देने से मना कर देते थे। ना उनकी बड़ी डिग्री काम आई, ना उनका बड़ा पद। जाति का वो दाग हर चीज पर भारी था। और शायद यही वो पल था जब डॉक्टर अंबेडकर ने तय कर लिया कि बस अब और नहीं, अब चुप नहीं बैठना है। अब वक्त आ गया था कि अपनी पढ़ाई, अपने ज्ञान को एक हथियार बनाया जाए। और उन्होंने लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर छेड़ दी। पहला कदम, उन्होंने मूक नायक नाम का अखबार शुरू किया, मतलब गूंगों का नेता,
ताकि उन लोगों को आवाज़ दी जा सके जिनकी आवाज़ सदियों से दबाई गई थी। दूसरा कदम, वो सड़कों पर उतरे। उन्होंने लड़ाई लड़ी ताकि कुएं, तालाब, स्कूल, हर पब्लिक जगह पर सबका हक हो। और तीसरा कदम, उन्होंने राजनीति में कदम रखा ताकि इस लड़ाई को सत्ता के गलियारों तक ले जाकर इस सिस्टम को अंदर से बदला जा सके। और फिर उनकी जिंदगी और उनके संघर्ष का सफर अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है, आज़ाद भारत का संविधान लिखना। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। एक इंसान जिसे एक गिलास पानी पीने के हक से दूर रखा गया, आज उसी इंसान को 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के हक लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इतिहास में इससे बड़ी और शानदार विडंबना शायद ही कोई हो। ये शब्द उनकी पूरी जिंदगी का सार हैं। वो एक ऐसे इंसान थे जो अनगिनत अपमान और बेइज्जती से कभी नहीं घबराए। वो अपमान जो उन्हें सिर्फ इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उनका जन्म एक अछूत परिवार में हुआ था, पर वो न डरे न झुके। तो डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि एक अकेले इंसान की इच्छा शक्ति भी सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे सकती है, उसे बदल सकती है। उन्होंने अपने वक्त के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अब सवाल ये है कि हमारे समय में ऐसे कौन से अन्याय हैं जो अपने हक के लिए बदलाव के एक नए निर्माता का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात की कहानी है कि कैसे शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया जा सकता है। चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। यही वो एक सोच थी, वो विश्वास था जिसने डॉक्टर अंबेडकर को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। वो मानते थे कि ज्ञान पर किसी जाति का हक नहीं होता, और इसी एक विश्वास के दम पर उन्होंने उन बाधाओं को पार किया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले उस दौर को समझते हैं जिसमें अंबेडकर का जन्म हुआ था। वो एक ऐसी दुनिया थी जो सचमुच दीवारों से घिरी हुई थी। उस समय का समाज जाति व्यवस्था में बहुत गहरे तक बटा हुआ था। जो लोग शूद्र वर्ण से आते थे उन्हें अछूत माना जाता था, मतलब उन्हें समाज का हिस्सा ही नहीं समझा जाता था और उनके साथ हर कदम पर भेदभाव होता था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। सोचिए, भेदभाव उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का कैसा हिस्सा था। स्कूल में उन्हें प्यास लगने पर नल को छूने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें संस्कृत सिर्फ इसलिए नहीं सीखने दी गई क्योंकि वो एक अछूत थे। गरीबी और इतने भेदभाव के बावजूद भीमराव ने पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा। इन सारी सामाजिक दीवारों और मुश्किलों के बाद भी अंबेडकर के मन में ज्ञान पाने की एक जिद थी, एक आग थी। उनका परिवार बंबई आ गया और एक चौल के, सोचिए, सिर्फ एक कमरे में रहने लगा। हालात कितने मुश्किल होंगे, पर भीमराव का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों पर था। उनके परिवार ने भी उनकी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ सहा। जब उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया तो वो रोके नहीं, बल्कि उन्होंने फारसी चुनी और उसमें ऐसा कमाल किया कि अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए। ये दिखाता है कि उनके अंदर शुरू से ही कितनी लगन और असाधारण प्रतिभा थी। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें 25 रुपए महीने की स्कॉलरशिप दी। अब सुनने में ये रकम शायद कम लगे, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। इसी ने उनकी आगे की पढ़ाई का रास्ता खोल दिया। और इस मदद के सहारे अंबेडकर एक ऐसे सफर पर निकले जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, खास तौर पर उनके जैसे बैकग्राउंड से आने वाला कोई इंसान। बम्बई से सीधा अमेरिका और फिर इंग्लैंड। जरा देखिए उनका ये सफर। वो पहले भारतीयों में से थे जिन्होंने इतनी ऊंची तालीम हासिल की। उनके मेहनत ने सच में दुनिया को दिखा दिया कि असली टैलेंट किसी जाति पाति का मोहताज नहीं होता। विदेश में उनका वक्त चुनौतियों से तो भरा था, पर साथ ही असाधारण कामयाबियों से भी। एक तरफ वो दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उनकी अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कई बार तो उनके पास बाहर खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी ज्ञान की जो भूख थी वो कभी कम नहीं हुई। और ये तस्वीर उसी जिद और मेहनत का सबूत है। बैरिस्टर बनने के बाद की ये तस्वीर उस इंसान की कहानी है जिसने हर मुश्किल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जरा उनकी अकादमिक उपलब्धियों पर एक नज़र डालिए। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी और नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया जैसे विषयों पर थीसिस। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी,
ये वो औजार थे जिन्हें वो आगे चलकर सामाजिक और आर्थिक इंसाफ की लड़ाई में इस्तेमाल करने वाले थे। और साथ ही उन्होंने कानून की एक सबसे बड़ी डिग्री भी हासिल की। अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है जब वो भारत वापस लौटे, सिर्फ डिग्रियों के साथ नहीं बल्कि एक मिशन, एक मकसद के साथ। अप्रैल 1923 ये वो तारीख थी जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे और इसी के साथ उनके सार्वजनिक जीवन और मिशन की शुरुआत हुई। कह सकते हैं कि भारत लौटकर उन्होंने एक नई जंग का ऐलान कर दिया। और ये जंग थी बराबरी की, इंसाफ की और हर इंसान की इज्जत की। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपनी इस बेमिसाल पढ़ाई का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के हक के लिए करेंगे। और ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, उन्होंने फौरन इस पर काम शुरू किया और बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। ये उनके ज्ञान को जमीन पर उतारने का पहला सबसे ठोस कदम था। यहीं से अधिकारों के लिए असली संघर्ष की शुरुआत हुई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान अपने ज्ञान और अपनी जिद के दम पर करोड़ों लोगों की किस्मत बदल सकता है। शायद इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब खुद डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी है। भला कोई एक ही इंसान एक ही वक्त में एक विद्रोही भी हो और एक राष्ट्र का निर्माता भी, ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी में, जिन्होंने इन दोनों ही भूमिकाओं को कमाल का निभाया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो डॉक्टर अंबेडकर का एक पूरा का पूरा प्लान था सोशल चेंज के लिए। उनका मानना था कि ज्ञान से आएगी ताकत, एकता से मिलेगी शक्ति और न्याय के लिए तो लगातार लड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए उनके इस सफर को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले वो समाज कैसा था जिसमें वो पले बढ़े, फिर कैसे उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर उनका काम, और आखिर में भविष्य के लिए उनकी एक बहुत जरूरी चेतावनी। तो शुरुआत करते हैं उस माहौल से, उस समाज से जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखें खोलीं। एक ऐसा समाज जिसकी नींव ही गहरी असमानता पर टिकी थी। उस वक्त का भारत जाति व्यवस्था की जंजीरों में बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ था, और इस सिस्टम में सबसे नीचे आते थे वो लोग जिन्हें अछूत कहा जाता था। मतलब उन्हें समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता था, बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा सिस्टम जहां कुछ लोगों का होना या ना होना कोई मायने ही नहीं रखता था। उन्हें ना तो कोई देख सकता था ना सुन सकता था। यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, यह तो इंसान को इंसान मानने से ही इनकार करना था। और बस इसी अन्याय के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो बस यहीं से शुरू होती है उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उनकी सीधी लड़ाई, एक ऐसी जंग जिसने हिंदुस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1927 और ये साल उनके संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, सेना में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, फिर बॉम्बे विधान परिषद के मेंबर बने और फिर किया महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व। ये साफ था कि अब आंदोलन तेजी पकड़ चुका था। ये जो महाड़ सत्याग्रह था ना, ये सिर्फ एक तालाब से पानी पीने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐलान था। ऐलान इस बात का कि पानी पर हर इंसान का हक है। किसी के भी बुनियादी अधिकार उसकी जाति तय नहीं कर सकती। असल में ये लड़ाई थी सम्मान की। याद है उनका नारा, संगठित रहो। तो लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत जैसा अखबार शुरू किया। ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं था, ये एक आवाज थी, अपने लोगों को जोड़ने और अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाने का एक जबरदस्त तरीका। डॉक्टर अंबेडकर का मानना बिल्कुल साफ था। वो कहते थे कि छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर बीमारी का सही पता ही नहीं लगाया तो इलाज कैसे काम करेगा। और यहां बीमारी की जड़ थी जाति व्यवस्था। और फिर अंबेडकर की कहानी में एक बहुत बड़ा, एक असाधारण मोड़ आता है। जो इंसान कल तक सड़कों पर विरोध कर रहा था, वो विद्रोही अब एक नए देश का भविष्य गढ़ने वाला था। ये तस्वीर उसी ऐतिहासिक बदलाव की गवाह है। देखिए, जो एक्टिविस्ट कल तक सिस्टम से लड़ रहा था, आज उसी को नए सिरे से बनाने की ताकत उसके हाथों में थी। 1947 में भारत आजाद हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री की जिम्मेदारी मिली। और इसके ठीक बाद उन्हें एक ऐसा काम सौंपा गया जो शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम होने वाला था।
उन्हें आज़ाद भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनकर उन्होंने पक्का किया कि संविधान की नींव उन्हीं उसूलों पर रखी जाए जिनके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। हर नागरिक के लिए बराबरी, छुआछूत का पूरी तरह से खात्मा, सबके लिए मौलिक अधिकार, मतलब एक ऐसे नए भारत की बुनियाद रखी गई जो आज़ादी और इंसाफ पर खड़ा हो। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, 395 आर्टिकल्स। भारतीय संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे डिटेल्ड संविधानों में से एक था। इससे उनके काम का स्केल और उसकी गहराई का अंदाजा लगता है। लेकिन संविधान बनाने का काम पूरा करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ एक किताब नहीं सौंपी, उन्होंने साथ में एक बहुत गहरी चेतावनी भी दी। एक ऐसी वार्निंग जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी आखिरी स्पीच में उन्होंने एक ऐसे गहरे विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात की जो आज़ाद भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम एक अजीब सी दुनिया में कदम रख रहे हैं। एक तरफ होगी राजनीतिक बराबरी, यानी एक इंसान एक वोट और एक वोट की एक ही कीमत, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में ये एक इंसान एक कीमत वाला सिद्धांत अभी भी एक सपना ही रहेगा। और उन्होंने अपनी बात एक सवाल पे खत्म की, एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। आखिर कब तक हम इन विरोधाभासों की जिंदगी जीते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ उनके संघर्ष का निचोड़ नहीं है, ये हमें हमारे आज और हमारे आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जिंदगी के उस आखिरी और शायद सबसे क्रांतिकारी फैसले के बारे में जिसने भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, साल था 1935, जगह थी डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस, और वहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक शपथ ली। उन्होंने कहा, मैं हिंदू जरूर जन्मा हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये दशकों के संघर्ष का नतीजा था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस चौंकाने वाली घोषणा के पीछे की असली वजह क्या थी। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे थी एक लंबी और बहुत ही दर्दनाक लड़ाई। ये उस लड़ाई का नतीजा था जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति के नाम पर होने वाले अपमान और असमानता के खिलाफ लड़ी थी। चाहे वो मंदिर में घुसने का अधिकार हो या सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का हक, हर कोशिश के बाद उन्हें यही महसूस हुआ कि इस व्यवस्था में रहते हुए समानता मिलना शायद मुमकिन नहीं है। इस शपथ ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर और उनके लाखों समर्थकों के सामने अब ये सवाल था कि ठीक है, अगर वो हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो फिर कौन सा रास्ता अपनाएंगे? और यहीं से एक नए रास्ते की तलाश शुरू हुई। अब हम उस 2 दशक लंबी खोज के बारे में जानेंगे जो एक नए आध्यात्मिक और सामाजिक घर की तलाश में की गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर की घोषणा से आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश में एक हलचल सी मच गई थी। उस वक्त के बड़े धर्मों जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म के नेताओं ने उन्हें और उनके लाखों अनुयायियों को अपने अपने धर्म में शामिल होने का न्योता दिया। तो सवाल ये है कि इतने सारे विकल्पों के बीच उन्होंने आखिरकार बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? देखिए, सालों की गहरी रिसर्च और पढ़ाई के बाद अम्बेडकर जी इस नतीजे पर पहुंचे कि बौद्ध धर्म का जो मूल तत्व है वो है समानता और तर्क। जैसा उन्होंने अपने एक भाषण में भी कहा था, बौद्ध धर्म में जात पात के लिए कोई जगह ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में मिलने के बाद अलग अलग नदियों की अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये उस पूरी यात्रा को दिखाती है। 1935 में जो शपथ ली गई थी, उसे पूरा होने में पूरे 21 साल लग गए। ये बात अपने आप में ये साबित करती है कि ये एक बहुत ही सोचा समझा और गहरा फैसला था, कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं। और अब हम पहुंचते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर जब इस क्रांति ने एक ठोस, एक असल रूप लिया। तारीख थी 14 अक्टूबर 1956 और जगह थी नागपुर की दीक्षा भूमि। ये दिन भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यही वो दिन था जब भारत में एक नई सामाजिक क्रांति की नींव रखी गई। जरा ये संख्या देखिए, 5 लाख। उस एक दिन डॉक्टर अम्बेडकर के साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। जानते हैं, ये दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े सामूहिक धर्मांतरणों में से एक माना जाता है। वो पूरा समारोह बहुत ही प्रभावशाली था।
डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर अपने लाखों अनुयायियों को दीक्षा दिलाई। उन्होंने लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जो सिर्फ एक नए धर्म को अपनाने का वादा नहीं थी, बल्कि ये प्रतिज्ञाएं सामाजिक समानता और तर्क वाली सोच को अपनी जिंदगी में उतारने का एक पूरा रोड मैप थी, और पुरानी असमानता वाली व्यवस्था को जड़ से नकारने का एक संकल्प भी। तो ये जो धर्मांतरण था, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो एक आंदोलन की शुरुआत थी, एक ऐसी क्रांति जो आज भी जारी है। अपनी 21 साल पुरानी शपथ को पूरा करने के ठीक 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया को छोड़ गए। ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया था और उसके बाद शांति से विदा ले ली। लेकिन उनका सपना वो आज भी जिंदा है। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। हर वो इंसान जो बराबरी की बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, उसमें कहीं ना कहीं अंबेडकर का ही एक हिस्सा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है एक क्रांति की, एक ऐसी क्रांति की जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों पर टिकी है और जो हमेशा हमेशा प्रासंगिक रहेगी।